बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है ये बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और बायोकेमिस्ट्री का पेपर वैसे इंटरनल होता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ी है ना केमिस्ट्री, पहले तो पढ़ी होगी। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? ज़्यादातर केमिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। आपने वो बॉन्ड्स वगैरह पढ़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, मैटर वगैरह के बारे में। मेनली अगर आप केमिस्ट्री देखोगे ना तो ये मैटर है, स्टडी ऑफ मैटर, कि इसमें हम मेनली मैटर, अरे भाई ये तो परमानेंट मार्कर लेके आए हो, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर में हम ज़्यादातर, आपको पता है ना मैटर की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, जो वज़न रखें और जगह घेरें तो वो मैटर कहलाती है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि हर चीज़ आपको तकरीबन मैटर जो भी नज़र आती है वो मैटर। केमिस्ट्री में भी हम मैटर, केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है ड्रग्स एंड इट्स रिएक्शन। जब आप नर्सिंग में पढ़ रहे हो तो इसमें हम जो मेडिसिन पढ़ते हैं, इसका लेना देना मेडिसिन के साथ होता है। जो दवाइयाँ हम मरीज़ को देते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो बनती कैसे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, मेनली उसमें केमिकल होते हैं। तो वो केमिकल कैसे आपस में मिलके एक टैबलेट या फिर एक दवाई हम बनाते हैं, तो वो केमिस्ट्री के बेस पे होता है। जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो फार्मा मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उनको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक पढ़ाई जाती है। यानी उनका बेसिक एक चीज़ है केमिस्ट्री, कि उनको केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके मेडिसिन वगैरह बनाएंगे, उनको पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। तो ड्रग्स एंड इट्स रिएक्शन, केमिस्ट्री में आप ड्रग्स पढ़ते हो, दवाइयाँ वगैरह पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, और वो कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, उसका असर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसे, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो केमिस्ट्री बेस्ड है। मतलब उसमें आप देखेंगे जैसे रिस्पायरेशन, आपने सुना होगा नाम रिस्पायरेशन का, जो ब्रीदिंग को हम कहते हैं, ठीक है, सांस लेने को। तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं, वो बॉडी में जाके आपके ब्लड के साथ मिलके आपके सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह अगर आप प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, इंसान के बॉडी में भी जितने काम होते हैं, यानी आप अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वजनी काम कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो सारे काम मेंटेन होंगे, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। आम ज़बान में अगर आप देखें तो मेटाबॉलिज्म को हम आम ज़बान में कहते हैं रूह। जैसे इंसान का रूह है, जब तक इंसान में रूह है तो इंसान जिंदा है और वो काम करने के काबिल है, ठीक है। वंस इट स्टॉप्स तो द मैन विल डाई, ठीक है। कि मेटाबॉलिज्म जो है जब ये रुक जाता है, मतलब आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बन रही, सारी चीज़ें गायब, ख़त्म, ठीक है, इंसान मर जाता है। तो केमिस्ट्री की जो मेन डेफिनेशन है वो ड्रग्स और उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ना इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। और आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन, यानी इंसान के बॉडी में जो भी काम हो रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये बोलना, इसके पीछे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये केमिस्ट्री है बेसिकली। आपने सुना होगा कि इंसान की जो ज़िंदगी है, या वटेवर जितने भी जानदार है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसान है, उनकी जो ज़िंदगी है ना वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड करती है। कहते हैं कि लाइफ इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शंस। अगर ज़िंदगी चल रही है तो रिएक्शंस की वजह से चल रही है, ठीक है। इसीलिए हमें केमिस्ट्री समझना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपने कुछ चीज़ें समझनी होती है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर। तो जब आप मैटर पढ़ते हो, मैटर का आपको पता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो वज़न रखे और जगह घेरती हो, हर उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास,
दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, आई थिंक इसमें इतना ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है कि मैटर क्या होता है। इसके अलावा होता है एटम। एटम जो है वो बेसिक यूनिट है, हर चीज़ का बेसिक यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है तो ये भी कुछ एटम से मिलके बना होगा, एटम मिलके वो मैटर पूरा बनाते हैं। तो एटम जो है वो पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अच्छा, हम बायो में जब हम पढ़ते हैं ना, सेल पढ़ते हैं, सेल से पहले भी एटम आता है, यानी सेल जो है वो एटम से भी काफ़ी बड़ा है। एटम उससे भी छोटी छोटी चीज़ें ज़र्रात होती हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स और आपस में जाके एटम, हाँ पार्टिकल्स कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अभी मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, सिंपली ये कह सकते हैं, या ड्रग्स केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में सेम सेम एटम कंबाइन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, व्हेन सेम एटम्स कंबाइन टुगेदर एट फॉर्म क्या, एलिमेंट। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो सेम, अच्छा ये मार्कर का सेम एटम्स, सेम एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। जैसे H2 हम कहते हैं ना, आप कहते हो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, तो यानी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें आपको जो नंबर HSC, ये सारे कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फेट, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो ये जो चीज़ें आप उसमें देख रहे हो ये एक एक एलिमेंट कहलाता है। आप उसमें देखेंगे जैसे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ये एक एक एलिमेंट कहलाता है जो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं, यानी एक जैसी चीज़ें। जैसे आप इसको H2 कर लो, इसको O2 कर लो, तो ये एलिमेंट कहलाता है। इसके अलावा होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एक नया एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन एक अदर चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि हमारे पास है H हाइड्रोजन और इसके साथ एक और हाइड्रोजन, तो ये जब रिएक्शन करेंगे इससे बनेगा H2, और इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन मिलाएं तो यहाँ पे आएगा H2O। अब इसमें एलिमेंट्स तो है लेकिन अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, तो जब ऐसे एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ना NaCl, NaCl किस चीज़ का फार्मूला होता है, नमक का फार्मूला होता है। ठीक है, अब NaCl जो है ये बजाते खुद ऐसा नहीं होता, ये दो चीज़ों से, जैसे आप जो है NaOH, ये कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही, तीन मिल रही है, ये सोडियम, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चार चीज़ें। ये बजाते खुद एक अलग कंपाउंड है क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नहीं मिक्सचर अलग चीज़ों में आपको बताता हूँ। NaOH जिसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। बात आ रही है समझ? जैसे नमक है तो नमक में आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, वो प्योर नमक होता है। ठीक है, या अगर आप चाय देखते हो फॉर एग्जांपल, तो चाय में आपको चाय के पत्ते मिलते हैं, चीनी मिलती है, वो सारी चीज़ें, मतलब उसके वो एक मिक्सचर कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जब आप नमक देखते हो तो नमक प्योर नमक होता है। तो इसमें NaOH और इसके साथ अगर हम मिलाएं HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक तेज़ाब होता है, इतना ख़तरनाक तेज़ाब होता है कि अगर आप इसको क्या कह सकते हैं, हाथ पे डालेंगे ना दूसरे साइड से निकल जाएगा, इतना ख़तरनाक होता है। और ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, हमारे स्टमक में होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टमक में जलन महसूस होती है, तेज़ाबियत महसूस होती हैं, वो असल में ये HCl की वजह से होता है कि ये जब बढ़ता है, कब ज़्यादातर जो स्पाइसी खाने होते हैं उसकी वजह से बढ़ता है, कुछ लोग दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से होता है, बहुत सारे वजूहत होती हैं। तो ये जो है जब बढ़ता है तो वो तेज़ाबियत महसूस होती है। जब हम इन दोनों को, चूँकि अलग अलग कंपाउंड है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ से आता है Na, ठीक है, यहाँ से आता है Cl, ठीक है, तो ये क्या बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नमक, लेकिन यहाँ पे क्या रह गया OH और H।
नहीं, यहाँ पे H रह गया ना, Cl तो इसके पास आ गया, तो यहाँ पे OH और H क्या आ जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर, यानी कि जब आप नमक बनाते हैं तो उसमें वाटर अलग से बनता है और नमक अलग बनता है, और ये दोनों किसके मिक्सचर से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अब ये जो है इन दोनों के कम्बिनेशन से बना, जो कि एक अलग प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। अच्छा, वाटर को आप देखोगे तो वाटर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये भी एक कंपाउंड कहलाता है। यानी कंपाउंड जब आप बनाएंगे ना तो वो एक खालिस चीज़ होगी, बिल्कुल एक प्योर चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मिक्सचर होता है। मिक्सचर जैसे आप दो तीन चीज़ों को ना ऐसे, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, जैसे ये किया हमने, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा उसमें, बस आप चीज़ों को मिलाते हो। जैसे आप क्या करते, कीचड़ होता है ना, या मिट्टी में आप पानी डाल दो तो ऐसे वो मिक्स हो जाता है और एक कीचड़ बन जाता है। ठीक है, उसमें आपको पानी भी नज़र आ रहा होता है और मिट्टी भी नज़र आ रही होती है, तो इसी तरह वो मिक्सचर कहलाता है। या आप पानी में जो है वो चीनी वगैरह डाल, हाँ, बॉन्डिंग नहीं होती, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कंपाउंड और ये मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में चीज़ें केमिकली बॉन्ड नहीं होती, ये पॉइंट याद रखना। कंपाउंड में चीज़ें बॉन्ड बनाएंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे। तो ये जो इसमें पॉइंट्स है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड, ये जो है केमिकल बॉन्ड होगा, और ये जो है इट इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड, या आप इसको कह सकते हो फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड यानी ऐसे ही आप मिला देते हो। ठीक है, तो ये आप फिजिकल बॉन्ड कहते हैं, फिजिकल बॉन्ड, और ये फिजिकल बॉन्ड है तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, नॉट अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये मेन फ़र्क आपने याद रखना है। तो ये जो 5-6 चीज़ें हमने पढ़ी, ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, यानी कि कम से कम इससे तो 3-4 MCQs तो इससे आएंगे। भाई एटम क्या है, अच्छा एलिमेंट क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का तो डेफिनेटली पूछेंगे। ठीक है, मैं इसका MCQs निकाल के आपको ग्रुप में भेज दूंगा, अभी मैं नहीं निकाल के लाया। ठीक है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आपने याद रखना है, सेम एटम्स जब मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जब केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, एक एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उससे क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी उसके अपने एक अलग खसूसियात होंगे। जैसे वाटर कंपाउंड है तो वाटर की अपने खसूसियात है, जैसे वो कलरलेस है, टेस्टलेस है, उसको हम पीते हैं। ठीक है, ये जो है वो वाटर के खसूसियात है। और क्या कहते हैं, मिक्सचर, मिक्सचर में वो चीज़ें नहीं, यानी केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते, कंपाउंड की तरह नहीं होता है, ऐसे ही जैसे आप कोई एक दो चीज़ें मिक्स करते हो आपस में, बस ये इनका फ़र्क है। हाँ, वो वापस सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को नहीं सेपरेट कर सकते। जैसे वाटर है तो वाटर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हो, H2O फार्मूला है ना, तो आप उससे वो चीज़ निकाल के अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप किसी कोई मिक्सचर बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप चीनी और नमक मिक्स करो, तो आप उनको अलग भी कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपने मिक्स किया हुआ है। लेकिन अगर आप एक पानी का कोई ग्लास केमिकली बनाओ, जैसे केमिकल रिएक्शन है ना, तो उससे बन जाता है, अगर आप वो बना दोगे तो वापस वो गैसेस नहीं बनेंगे उससे, ये चीज़ याद रखिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम यानी कि ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें तो इतना कोई ख़ास होता नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप अगर देखेंगे तो एटम का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक गोल तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें आपको अंदर एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो एट इज़ न्यूक्लियस एंड एट इज़, इसमें फिर वो होते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स वगैरह कहते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहलाता है। अब इस एटम में आपको मेनली अंदर कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, और पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर इसके ऊपर अलग अलग चार्जेस होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो है ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ समझनी है कि ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है ये होते कहाँ हैं एटम में। एटम में कौन सी चीज़, कौन सा पार्टिकल कहाँ मौजूद है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपको कोई भी आप एटम पढ़ते हो तो उसमें आपको न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी आपको एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें मिलती है। आपको यहाँ पे मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और बाहर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर आया। एक बात और आपने याद रखनी है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेम नंबर होता है, याद रखें, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि प्रोटॉन जितने हैं दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये भी 5 होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद हमेशा एटम में सेम होगा, या ये बात याद रखनी है, ठीक है। और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, या उसको मास नंबर भी कहते हैं। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ा है? हाँ, एक हम पढ़ते हैं ना एटॉमिक नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास, या फिर हम इसको दूसरा नाम कहते हैं मास नंबर। शायद आपकी पीपीटी में जो है वो मास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। देखो, अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, अच्छा एटॉमिक नंबर हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं, कभी भी Z आएगा मतलब एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। और ये हम A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास A से डिनोट करेंगे और एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास जो है ये हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ पे हम चॉइस रख रहे हैं, ठीक है। यानी दोनों को मिला नहीं रहे, या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन लोगे, दोनों नहीं ले सकते, ठीक है। बात आ रही है समझ? तो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हो, हाँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हो, मतलब दोनों नहीं, दोनों मिला के नहीं, एक में कोई एक लेते हो, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। मैंने आपको बता दिया ना, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऐड करते हैं, यानी कि दोनों मिला के जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई एक एटम है, उसका आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मालूम करना है, कभी आप लोगों ने स्कूल में किया ये किया होगा ना आपने, वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मालूम किया होगा। अच्छा, तो ये कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई कोई भी एटम लेते हैं, हम ऐसे फर्जी कोई ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए, या ए नहीं, हम लेते हैं एक्स। ये एक्स कोई एटम है, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 16 और नीचे की तरफ लिखा हुआ है क्या कह सकते हैं, 16 नहीं, आप यहाँ पे लिखे 8 और यहाँ पे लिखे 17, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अब यहाँ पे ये जो ऊपर आ रहा है, जो ऊपर हम लिखेंगे, ऊपर क्या लिखते हैं? ये कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है? इन दोनों में एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि ये वाला Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और नीचे एटॉमिक मास आएगा A।
ठीक है। अच्छा, अब ये 8 है और ये 17 है, मतलब ये कि इसमें जो 8 हम बात कर रहे हैं ये किसका नंबर बता रहे हैं? 8 इसमें से किसका नंबर होगा? मतलब ये कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, Z ये एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर यानी किसका नंबर है? 8 है ना, तो 8 इसमें क्या होंगी? प्रोटॉन होंगी या इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों का नंबर सेम होता है। तो हमें पता चला कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि भाई आप समझो कि 8 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है? ये एटॉमिक मास है या मास नंबर है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें होंगी, यानी कि ये 17 है ना, तो 17 है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है 17 में? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है, दोनों का मिला के नंबर क्या है? 17। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन 17 में से न्यूट्रॉन कितने होंगे? 9। आप क्या कह रहे हो? भाई इतना इतना नहीं सोचो, बहुत इजी चीज़ है। हाँ 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 हाँ, देखो इसमें से 8 तो हमने ऑलरेडी बात की ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे हमने बात की कि 8 आ गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी सेम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 17 में से 8 निकाल दो, बाकी बचे कितने? 9। तो 9 क्या बचे? न्यूट्रॉन ना, प्रोटॉन की तो हमने बात कर दी, वो तो 8 है। जो बाकी बच के, देखो नहीं आई बात आपको समझ। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 8 है ना। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जमा करके ये नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन इसमें से 8 लिए, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, तो मतलब आपने इसमें से 8 प्रोटॉन निकाल दिए। ठीक है, तो 17 माइनस 8 9 9 बचता है। ठीक है, तो आपके पास 9 क्या है? न्यूट्रॉन आ गया। ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन आप इन दोनों को मिला के मास नंबर कहेंगे। ठीक है, या एटॉमिक मास कहेंगे। समझ आए? अच्छा, एक और करते हैं, चलें। फॉर एग्जांपल y है, y का हम एटॉमिक नंबर लेते हैं 19 और इसका एटॉमिक मास लेते हैं 40। अब आप मुझे इसमें से तीनों के नंबर बता दें, इलेक्ट्रॉन का भी बताएं, प्रोटॉन का भी बताएं, और उसका भी बताएं, न्यूट्रॉन का। हम्म, हाँ, गुड। देखो इसमें से 19 प्रोटॉन गए ना, 19 तो गए प्रोटॉन, वो तो ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि ऊपर 9। बाकी 40 माइनस 19 21, तो 21 क्या आ गया? न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, ऐसे मालूम करते हैं, बस सिंपल। अच्छा, आपसे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि है क्या ये निकाल के, ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बताएंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आप याद रखें, जैसे आपकी पीपीटी में एटॉमिक क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है शायद। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो आप पीपीटी के हिसाब से जाएं। बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि क्या है। ठीक है, ये शायद अगर आप वहाँ पूछेंगे ना तो उनको भी वो ऐसे नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के, एटॉमिक नंबर में या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें चॉइस है, आपको एक लोगे, दोनों नहीं ले सकते। पीपीटी में फिर जो लिखा हुआ है, अगर प्रोटॉन लिखा हुआ है तो प्रोटॉन ले लो, अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन एक की बात करेंगे, दोनों की नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप जो है इसके जो नोटेशंस है, यानी इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? Z से हम एटॉमिक नंबर और A से हम एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है। अच्छा, और उसमें आगे क्या है? ये पीपीटी खोल के दो मुझे। पीरियोडिक टेबल वो तो देखने की चीज़ है, उसमें तो खैर पढ़ना कोई, मैं पीरियोडिक टेबल
हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल में ना दो चीज़ें होती हैं, एक पीरियड होता है, एक वो होता है कॉलम। पीरियड और कॉलम देखा है आपको? पीरियोडिक टेबल में जो है आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ऐसे कुछ नज़र आएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं। हाँ हाँ वही, ऐसे कुछ होगा। इसमें आपको टोटली 118 एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी टोटल इसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये 118 एलिमेंट्स टोटल नेचुरल नहीं है, मतलब सारे ऐसे नहीं है कि नेचुरली बने हुए। इसमें से 92 नेचुरल है, 92 नेचुरल होते हैं, यानी कुदरती हमें बस ऐसे ही दुनिया में मिल जाते हैं। और 26 जो है वो आर्टिफिशियल कहलाते हैं, यानी कि ये इंसान ने बनाए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे जैसे आप इस तरह जाते हैं नीचे की तरफ, ये पूरे एक ऐसी सीधी लाइन बनती है, इसको कहते हैं कॉलम, दैट इज कॉलम, ठीक है। और जब आप ऐसे जाते हो ना, ऐसे यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हो बिल्कुल सीधा, इसको कहते हैं पीरियड, ठीक है। आप जितना पीरियड में आगे की तरफ जाते हैं उतना जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे 1 होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे होगा। जितना आप आगे की तरफ जाते जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो जितने भी आप 118 एलिमेंट्स देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। मतलब पीरियोडिक टेबल बनता ही एटॉमिक नंबर के बेस पे है कि इसमें सारे के सारे आपको वो मिलते हैं, एटॉमिक नंबर मिलते हैं। जितना आप ऐसे जाओगे ना तो वो मतलब वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बस यही चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी इसमें तो कोई ख़ास है नहीं। पीरियोडिक टेबल से आई डोंट थिंक सो कि कुछ आएंगे इतना ख़ास, ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे इसमें, इतना नहीं होंगे। आपने बस उसमें कॉलम और पीरियड वगैरह याद रखें, ठीक है। कितने इसमें है? इसमें 8 कॉलम्स है, ऐसे 1 2 बीच का छोड़ के। हाँ, ग्रुप जो है वो इसमें 1 2 3 4 कुछ 4 या 5 ग्रुप्स है, देख लीजिए। खैर वो मैं आपको बता दूंगा, सेंड कर दूंगा उसमें जितने, ठीक है। 4 है, 4 होंगे, हाँ। अच्छा चले, कोई नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? यानी हर वो रिएक्शन जो किसी लिविंग बॉडी में हो, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं उसको। एक तो केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन तो आपके यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवाते हो, आप लैब में करवाते हो, केमिस्ट्री लैब में लोग जाते हैं रिएक्शंस करते हैं, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जब आप किसी इंसान की या किसी प्लांट की या किसी भी जानदार की बॉडी में रिएक्शंस की बात करते हो तो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल इंसान में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो मेटाबॉलिज्म इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, मेटाबॉलिज्म खुद भी दो केमिकल रिएक्शन पर मुश्तमिल है, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंसान के बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ये रिएक्शन खुद भी दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क क्या है कि कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाओगे तो खाना आपकी बॉडी में जो केमिकल होंगे उसमें, जैसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वो सारी चीज़ें आपके बॉडी में टूट के आपको एनर्जी मिलेगी, तो ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाएगा।
ठीक है, और फिर उससे जो है वो कोई ना कोई एनर्जी एटीपी वगैरह बनते हैं, एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो जो एटीपीज बनेंगे उसमें कुछ ना कुछ बन रहा होता है, वो एनाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। जैसे आप समझो ना कि वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो वो बनने का प्रोसेस है, तो जो बनने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। फिर वही फूड हम खाते हैं, हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, तो उसमें चीज़ें टूटती हैं, ठीक है, तो वो कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा, और इससे हम जिंदा होते हैं इस चीज़। इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कह सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज molecules into smaller molecules के, into small molecules, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज molecules by the combination of smaller molecules। हाँ, इन्हें एक दूसरे के उल्टा है, एक में बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, और दूसरे में छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल। हाँ, मोनोमर से पॉलीमर बनता है, और इसमें पॉलीमर जो है वो बनता है, ठीक है। दैट इज बायोजियोकेमिकल प्रोसेस। जैसे रिस्पायरेशन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, चलें। हाँ, ये नहीं मिटा, मैं देखो, एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पता है, केमिकल रिएक्शन कैसे करते हो, उसमें दो चीज़ें मिलती है आपस में, देखो। एक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा होता है उसमें वाटर, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल वो तो बाद की बात है, खैर यहाँ पे आया सनलाइट और यहाँ से आया क्लोरोफिल। लेकिन बेसिकली ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इसकी वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये बड़ा मॉलिक्यूल है। और एक और H2O बनता है, ठीक है, H2O नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, बात आ रही है समझ। तो जब ये मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये इन दोनों में से कौन सा होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में से? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन? एनाबॉलिक है, क्यों? हाँ हाँ, इसमें छोटे मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो एनाबॉलिज्म है। अब इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स करें, इसको कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि आपका जो खाना है या जो ग्लूकोज है, C6H12O6 और ऑक्सीजन, हम सांस भी लेते हैं साथ साथ, ठीक है। ये हम जब सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ऑक्सीजन इसको जाके तोड़ता है, और इससे वापस क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमें एटीपी वगैरह मिल जाता है, खैर वो तो छोड़ दो। लेकिन इससे वापस एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और उससे वापस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। जब ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन मिला के हम इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया, एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी बनती है, ठीक है। कभी कोई चीज़ बनेगी, कभी कोई चीज़ टूटेगी और उससे एनर्जी मिलेगी। तो ये वही है, मतलब मेन फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं केमिकल रिएक्शन की, कि आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो तो उसके कुछ ख़ास अलामात होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है?
तो उसके कुछ 4-5 साइंस होते हैं, ठीक है। और वो साइंस क्या क्या है, सबसे पहले उसमें आप जब कोई केमिकल रिएक्शन देखोगे उसमें आपको या तो लाइट नज़र आएगी, ठीक है। आपने केमिस्ट्री लैब में कोई रिएक्शन देखा है ना, रिएक्शन हो रहा होता है, वहाँ से या तो कोई आग जल रहा होता है या फिर कोई लाइट नज़र आती है, तो वहाँ पे या तो हीट होगी, कोई वो चीज़ गर्म हो रही होगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई काम करते हैं, 10 दफ़ा आप ऊपर नीचे सीढ़ी से जाते हो, तो क्या होगा, आपको पसीना आएगा, गर्मी महसूस होगी, बॉडी गर्म हो जाती है। तो ये जो गर्मी है, ये हीट आपको केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है कि आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी जो है अच्छा, तो जो लाइट है ना, लाइट या हीट, वो आपको किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से नज़र आएगा। जहाँ भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो या तो आपको लाइट नज़र आएगी, यानी कोई भी थोड़ी बहुत रोशनी या लाइट, ठीक है। और हीट, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप 10 दफ़ा ऊपर नीचे जाते हो तो आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये पहला साइन होगा, यानी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो हाँ हाँ हाँ, रिएक्शन हो रहा है, होता है, रिएक्शन हो रहा है तो आपको ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गैसेस, प्रोडक्शन ऑफ गैस, जैसे केमिस्ट्री लैब में आप कोई रिएक्शन करते हो और वो नीचे से आग तो धुआं निकलता है, तो गैस वहाँ से प्रोड्यूस होगा। या जब हम कोई काम करते हैं, रनिंग करते हैं, तो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो गैस प्रोड्यूस होके एक्सहेल हो रहा होता है, ठीक है। तो गैस प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी कि कचरा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लाइक इट इज़ लाइक अ वेस्ट, कचरा है। या अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो वो जो इस तरह का बीकर होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे आपको नीचे की तरफ कोई चीज़ें मतलब बैठी हुई मिलेगी, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसके अलावा कलर चेंज, कलर चेंज होगा ना, आप कोई दो चीज़ें मिक्स करते हो, केमिकल रिएक्शन होता है, कलर चेंज हो जाता है। आप कोई बंदे को देखते हो कि वो रनिंग करके आता है, एक्सरसाइज करके आता है, तो उसकी बॉडी का रेड हो जाता है पूरा, ठीक है। और नॉर्मल बंदे के साथ आप उस देखोगे तो कलर डिफरेंट होता है। ये जो है एक केमिकल रिएक्शन के मेन वो है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा इसके जो मेन साइंस है। अच्छा, साइंस आपसे पूछ सकते हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, एक केमिकल रिएक्शन का इसमें से कौन सा साइन होगा, तो आपको उसमें लिखा होगा कि वो बंदा या वो बॉडी कोल्ड हो रही होगी, तो ये तो नहीं होगी, ठीक है। या उसमें जो है वो कोई अदर इस तरह का कोई और बात बताई होगी, उनमें से एक इसके साथ मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो जो मिलता जुलता होगा वो आपने चूज़ करना है। अच्छा, फिर उसमें कुछ अदर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए हुए हैं, ये तो खैर अभी वो है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ना, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए गए हैं आपको। हाँ, पीएच पता है आपको, हाँ, या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको। ये एक स्केल होता है 1 से लेके 14 तक, ठीक है। और 7 इसका बिल्कुल बीच में आता है, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। अब बॉडी में कहीं कहीं ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए एसिडिक, फॉर एग्जांपल बॉडी में कहीं कहीं इसका 7 से जितना ये नीचे आएगा ना, जितना नीचे की तरफ आएगा ये एसिडिक होगा, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ाबियत होगी, ठीक है। जितना ये ऊपर की तरफ जाएगा ये बेसिक होगा, तेज़ाबियत कम होगी, ठीक है। तो जहाँ पे पीएच कम होता जाएगा वहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी।
जितना पीएच बढ़ता जाएगा वहाँ पे मतलब बेसिसिटी कहते हैं उसको, ठीक है। अब बॉडी में कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि स्टमक में मैंने आपको बताया क्या होता है, एसिड होता है HCl, ठीक है। तो स्टमक का एनवायरनमेंट क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसका पीएच आप देखेंगे ना तो 1 to 1.5 इतना होता है, यानी जितना ये कम आता जाएगा ना उतना ज़्यादा तेज़ाबियत, स्टमक में HCl बहुत ख़तरनाक तेज़ाब होता है। तो ये जो है एसिडिक एनवायरनमेंट। अब अगर वहाँ पे एसिडिटी कम होती जाएगी, जैसे ये पीएच जो है वो 1 से लेके 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, तो एसिडिटी कम हो रही है और स्टमक को ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होगा जो इस चीज़ को वापस एसिडिटी पे लेके आए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमने किसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना होता है कि भाई ना ज़्यादा एसिडिक हो ना बेसिक हो, और ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का वर्ड जो है ये न्यूट्रल से निकला हुआ है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, ना एसिडिक है ना बेसिक है, यानी कि नॉर्मल 7 के आसपास है, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप क्या करोगे, अगर कोई चीज़ जो है वो बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, टू बेसिक है, जैसे ये पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वो एक आयन रिलीज करेगा। आयन पता है ना, कोई भी केमिकल मतलब एक एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, अपने आप से हाइड्रोजन निकालेगा। जितना हाइड्रोजन वो निकालता जाता है उतना वो एसिडिक होता जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब अगर बेसिक है ज़्यादा तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन आयन निकालता है तो ये एसिडिक होता जाता है या न्यूट्रल पे आता है, ठीक है। अच्छा, अगर टू एसिडिक है, अगर एसिडिक है तो ये क्या करेगा, OH आयन या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। उल्टा होगा ना, अगर बेसिक है तो हाइड्रोजन निकालेगा, अगर एसिडिक है तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। इफ अ केमिकल रिएक्शन इज टू बेसिक इट विल रिलीज हाइड्रोजन आयन, ठीक है। या अगर आपसे पूछ सकते हैं इट विल रिलीज या इट विल एक्सेप्ट, या इस तरह का आपसे कुछ भी पूछा जा सकता। हाँ, तो आपको आप पता होना चाहिए कि बेसिक हो तो वो रिलीज करेगा। बेसिक से आप समझे कि ये 7 से ऊपर जा रहा है, मतलब उसके पास चीज़ें ज़्यादा है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा है बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर एसिडिक है 7 से कम आ रहा है तो मतलब चीज़ें कम है तो वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट और निकालेगा क्या, हाइड्रोजन आयन, बस ये, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखी, और वो न्यूट्रल पे आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होने की कोशिश करता है इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन फिर एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये तो अलग चलेगा, इसको ऐसा करते हैं कल पढ़ लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या फिर अगली क्लास जब होगी उसमें देखेंगे। तो हाँ हाँ, वो बेसिक मैं आपको बता दूँ कि बेस क्या है, बेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल हम कल पढ़ लेंगे। देखो, जो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन के नंबर में इजाफा होना, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर उसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, किसी भी चीज़ में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करें, ठीक है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, या हमने उसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दिया, हमने हाइड्रोजन ऐड किया या हमने ऑक्सीजन ऐड किया या हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये जब इस तरह का होगा ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है।
बात आ रही है समझ? आपको कहा जा रहा है किसी एटम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आप कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आपसे या ऑक्सीजन का पूछेंगे या इलेक्ट्रॉन का पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, या वहां से ऑक्सीजन निकल रहा हो, एक दूसरे के उल्टा जा रहा है, बात आ रही है समझ? उल्टा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये मैंने माइनस और प्लस लगाया। ठीक है, इसको आप रिडक्शन कह लें, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस पे हम बाद में बात करेंगे डिटेल से, वो खैर अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, चले आज के लिए इतना काफ़ी। हाँ हाँ, ठीक।